आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी के व्यवहारिक व्याकरण पर। जी हाँ, आपके टॉपिक हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और मुहावरे और लोकोक्तियां। इन टॉपिक में से आपके 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 अंक के तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 4 अंक के आपके वन लाइन वाले होंगे, अति लघुतरात्मक, और 2 अंक का एक आपके लघुतरात्मक प्रश्न होगा। कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हीं प्रश्नों पर हम बात करेंगे। प्रश्न कैसे बनते हैं, सारे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स निकाले हैं। आप वीडियो अंत तक देखिए। यहाँ पर देखिए, आपके जो टॉपिक है अभी मैंने बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये यहाँ से आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक तो हो रहे आपके 5, लेकिन प्रश्न पूछेगा वो 6 अंक के। तो ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक टॉपिक पे वो 2 अंक का प्रश्न पूछ लेगा और 4 अंक आपके रिक्त स्थान के होंगे। 4 अंक किसके होंगे? रिक्त स्थान के। और 2 अंक का एक, जो अभी हमने ऊपर बात की, लघुतरात्मक प्रश्न हो जाएगा। वो किसी भी टॉपिक में से हो सकता है। तो 6 अंक ये हो गए। इसी प्रकार आगे देखिए, जो अपना टॉपिक है 6 यानी प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, मुहावरे और लोकोक्ति। ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक में से वो एक एक अंक के प्रश्न पूछेगा। और ये 6 टॉपिक हो गए तो 6 अंक के वो प्रश्न पूछेगा। तो ऊपर 6, ये 6 12 अंक हो गए। यहां पर आपको ध्यान देना है कि प्रत्यय और उपसर्ग में वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछेगा। इसमें से रिक्त स्थान हो जाएगा। तो 4 रिक्त स्थान ऊपर थे और 2 ये, तो 6 तो हो गए रिक्त स्थान। और इन चारों में से ये जो संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति है, इसमें से वो अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछेगा, जिनमें से एक एक पंक्ति में आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो ये 6 अंक ये हो गए। कुल आपके व्याकरण हो गई 12 अंक की। इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा की। ये जो लाइनें मैंने निकाली है, इसी में से आपके रिक्त स्थान के प्रश्न बनेंगे, इसलिए इन पंक्तियों को अच्छी तरह देखें। देखिए, संज्ञा शब्द विकारी शब्द है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहां पर ये विकारी की जगह आपके रिक्त स्थान आ जाएगा। वो पूछेगा कि संज्ञा शब्द खाली स्थान है तो विकारी शब्द है। तो ये आपके रिक्त स्थान यहीं से बनेंगे, इसलिए इनको ध्यान से देखें। संज्ञा के मुख्य रूप से खाली स्थान भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। फिर आगे देखिए, जिस संज्ञा शब्द से एक ही वस्तु, एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा खाली स्थान आ जाएगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये रिक्त स्थान आ जाएगा। जिस शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव उसका बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपके रिक्त स्थान आ जाएगा। कैसे रिक्त स्थान बनेंगे वो मैंने बहुत ही व्यवस्थित बताने की कोशिश की है। भाववाचक संज्ञा की रचना खाली स्थान प्रकार के शब्दों से होती है। तो 5 प्रकार के शब्दों से होती है वो। प्राय, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया का मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहां पर किसके अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये संज्ञा 2 बार लिख दिया है, काट दे यहां से। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहां पर खाली स्थान आ सकता है कि विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। यहां पर एक स्थान आ जाएगा। साधारण शब्दों में किसको संज्ञा कहते हैं? नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, यानी संज्ञा का मतलब किसी का नाम। फिर देखिए, गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द खाली स्थान संज्ञा का बोध कराते हैं। ये यहां पूछ लेगा। तो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं।
और मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, प्रेम आदि शब्द ये कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? ये भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। यहाँ उदाहरण कोई और आ सकते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसे ही बनेगा, आगरा, रमेश, भारत, हिमालय ये किस संज्ञा का बोध कराते हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ये आपके संज्ञा टॉपिक से प्रश्न थे, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, इनको अच्छी तरह देखें। दूसरा टॉपिक था आपका सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। तो देखिए, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। ये यहां पर खाली स्थान आ जाएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यहां पर खाली स्थान आ सकता है। फिर देखिए, संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को खाली स्थान कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये रिक्त स्थान बन जाएगा। सर्वनाम के खाली स्थान भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के खाली स्थान भेद होते हैं 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में बात की जा रही है उनके स्थान पर किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये खाली स्थान बन जाएगा। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अपने लिए कर रहा तो उत्तम पुरुषवाचक। फिर आगे देखिए, इन प्रश्नों को तो आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए कि जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाता है, यानी जिससे बातें की जा रही है उसे कहेंगे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जिसके बारे में बात की जा रही, यानी कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी ये निश्चितता का बोध करवाता है। ध्यान दीजिए, खाली स्थान कहां कहां बन रहे हैं आपके। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है, निश्चित नहीं मिलेगी तो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताता है। कुल मिलाकर क्या बता रहा है? ये संबंध बता रहा ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आपके मॉडल पेपर में भी दे रखा था। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक खुद के लिए करता है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, वो पूछा जा सकता है ये। उसके बाद देखिए कि मैं, हम, तुम, वह, ये कौन से सर्वनाम का बोध करवाता है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध करवाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम है इनमें। फिर ये कह रहा है कि यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहे हैं। फिर देखिए, जो, सो, जिसका, उसका आदि शब्द ये जो संबंधवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहे हैं। क्या, किससे, कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहे हैं। और आप, अपना, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो हमने यह, वह, ये, वे तो किया, लेकिन कोई, कुछ वाला जो है, ये कोई, कुछ आपके निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहां पर एक प्रश्न और बन जाएगा कि जैसे कोई, कुछ आदि शब्द किसका बोध करवाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं। ठीक है, ये सर्वनाम हो गया। अब आप देखिए अगला तीसरा जो टॉपिक है वो विशेषण है। विशेषण यानी विशेषता बताता है किसकी? संज्ञा सर्वनाम की। देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। ये यहां पर खाली स्थान बन जाएगा। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे समझा देता हूं मैं कि
काला घोड़ा, ये कोई एक अपने शब्द है, तो ध्यान दीजिए ये काला तो घोड़े की विशेषता बता रहा, घोड़ा संज्ञा है तो ये विशेषण हो गया, और घोड़ा विशेषता बताई जा रही इसकी तो ये विशेष्य हो गया। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। यहां आपका खाली स्थान बन जाएगा। फिर आगे देखिए, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा का बोध करवाते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चितता अनिश्चितता क्रम गणना का बोध करवाते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, यानी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध करवाते हैं उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं। कौन कौन से? ये हो गए आपके निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर आगे देखिए, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में काम आ रहे हैं उनको हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं उनको। ये देखो आगे आई गया बात। संकेतवाचक विशेषण को ही हम कौन सा विशेषण कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का काम कर रहे हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी, जोधपुरी साफा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो है ये व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। बीकानेरी भुजिया है। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यह आपके विशेषण के प्रश्न थे। क्रिया के प्रश्न कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं कि क्रिया का अर्थ है करना, तो यहां पर खाली जगह आ जाएगी, वो कहेगा क्या लिखें यहां, तो करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है, तो यहां दे सकता हूं किसके बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है? क्रिया के बिना। फिर आगे देखिए, किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी किसके माध्यम से होती है? वो क्रियापद के माध्यम से किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और काल की जानकारी होती है। हिंदी क्रियापदों के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। ये तो वेरी मोस्ट है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट है कि जो क्रिया का मूल रूप है धातु कहलाता है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है ये क्रिया कहलाता है। क्रिया की परिभाषा हो गई है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो गए? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हो गए, सकर्मक और अकर्मक। और काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए, क्योंकि काल भी 3 है, भविष्यत काल, वर्तमान काल और भूतकाल, तो 3 भेद हो गए उसके। और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें आपके संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, कृदंत ये आ जाएगी। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। वेरी मोस्ट है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है भाई, सकर्मक अकर्मक। और जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। एक ही बात है। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हो गए। 2 भेद कौन कौन से हो गए भी सकर्मक क्रिया के? एक तो एक कर्मक और द्विकर्मक, जिसमें क्रिया का एक कर्म होता है एक कर्मक, जिसमें 2 कर्म होते हैं द्विकर्मक। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है क्योंकि कर्म प्रयुक्त नहीं होता, कर्म होता ही नहीं तो अकर्मक हो गई। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाकर जिस क्रिया का निर्माण किया जाता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नाम धातु वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन नहीं करता, दूसरे से वो कार्य करवाता है, उसको प्रेरित करता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट।
पूर्णकालिक क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह पूर्णकालिक क्रियाओं पर यहां पर खाली जगह आ जाएगी। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य करने या उसके संपन्न होने का बोध होता है भूतकालिक क्रिया, क्योंकि भूतकाल होता है बीत गया। उसके बाद देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है तो वर्तमानकालिक क्रिया। और क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है वो भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। ये क्रिया के प्रश्न थे। और पांचवा टॉपिक है अपना अव्यय या अविकारी शब्द। यहां से कैसे प्रश्न बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते हैं, अर्थात जिसमें बदलाव नहीं होता है, वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आगे देखिए, ऐसे शब्द जिसके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के प्रभाव से कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। जो ऊपर परिभाषा थी वो की वही है, यहां हमने काम ले लिया विकार या परिवर्तन। अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। ये जहां जहां मैं बना रहा हूं ब्रैकेट, वहां वहां आपके खाली स्थान होगा। यहां वहां, धीरे, तेज, जल्दी, कब, ये आदि शब्द किसका बोध करवाते हैं या किसके उदाहरण है? ये अव्यय के उदाहरण है। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय के भी कितने भेद है? 4 भेद है। फिर आगे देखिए, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने या करने के ढंग का, उसकी रीति का पता चलता है उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का वाक्यों में प्रयुक्त दूसरे शब्दों के साथ संबंध बता रहा है, यहां पर भी क्या बता रहा है? संबंध। तो संबंध बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और जो अविकारी शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों और दो खंडों को जोड़ने के काम आता है उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। जोड़ रहा है। और यहां से और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, ये जो शब्द है ये किसका बोध करवाते हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय का बोध करवाते हैं, क्योंकि जोड़ने या तोड़ने के लिए काम आ रहा है। जिन अविकारी शब्दों में से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख आदि का भाव प्रकट होता है, विस्मयादि बोधक। वेरी वेरी मोस्ट है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। और ओहो, हे, वाह, अरे, हाय, छी, सावधान, ये शब्द किसका बोध करवाते हैं? ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय का बोध करवाते हैं। उसके बाद देखिए, ये आपके रिक्त स्थान वाला मैटर तो हो गया, लेकिन अब इन्हीं टॉपिक में से आपके वो 2 अंक का एक लघुत्रात्मक प्रश्न पूछेगा। वो प्रश्न भी मैंने यहां निकाले हैं। सबसे पहला प्रश्न बनेगा आपके कि क्रिया विशेषण के भेदों को उदाहरण से ही समझाना है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेना है। जैसे यहाँ लिखा है कि कालवाचक जो अव्यय क्रिया के होने के समय का बोध करवाता, काल का बोध करवा रहे समय। तो जैसे आज मेरी परीक्षा थी तो आज, कल, परसों, ये हो जाएगा। रीतिवाचक में वो क्रिया की करने के ढंग का पता करवाते हैं, जैसे वह धीरे धीरे चलता, कैसे चलता है? धीरे धीरे। स्थानवाचक में जो वे क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध करवाते हैं, वो स्थानवाचक जैसे मेरा घर विद्यालय के पास है, पास, निकट, दूर, ये हो जाएगा। और परिमाणवाचक जो वे क्रिया के परिमाण यानी उसकी अधिकता या न्यूनता का बोध करवाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे नदी में पानी अधिक था, अधिक, कम, थोड़ा, ज्यादा, ये सब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि अव्यय के भेद उदाहरण से ही समझाइए। तो अव्यय के भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इनको समझाना है। जैसे क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द
जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है तो यहाँ चलना क्रिया की विशेषता है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे, जोर जोर से हंसता है, ये सब आ जाएगा इसमें। संबंध बोधक में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, तो संबंध कारक होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होने संबंध काके की रारेरी, तो ये काके की शब्द आएगा संबंध में, ये वाला, तो वो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। समुच्चय बोधक में जो अविकारी शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों या दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है परंतु श्याम खेलता है, किंतु परंतु और अथवा एवं तथा या अथवा ये सब इसमें आएंगे। और विस्मयादि बोधक अव्यय में देखिए जिनसे विस्मय के भाव यानी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा इनका बोध होता है वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके महत्वपूर्ण बनता है विशेषण से कि विशेषण के प्रकारों को उदाहरण से ही समझाइए। तो 5 प्रकार है विशेषण के, कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है, उदाहरण भी देना है। जैसे गुणवाचक, तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग इनको बताएगा। जैसे वह काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है। संख्यावाचक, संज्ञा सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। जैसे मेरे पास 5 रुपए हैं या मेरे पास थोड़े रुपए हैं, काउंटेबल होने चाहिए। और परिमाणवाचक जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा, तोल, माप का बोध करवाते हैं। जैसे गिलास में दूध थोड़ा था या गिलास में आधा लीटर दूध था या बाल्टी में 5 लीटर दूध था, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। संकेतवाचक में ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में काम आ रहे हैं, संकेतवाचक या सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। उस पुस्तक को पढ़ो, तो यहाँ जो ये शब्द है उस, ये संकेतवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। और एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी था जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बीकानेरी भुजिया खाओ। और एक ये अंत में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह फूल बहुत सुंदर है, तो वह फूल सुंदर है। अब सुंदर है तो ये सुंदर विशेषण हो गया, लेकिन सुंदर की भी विशेषता है कि बहुत सुंदर है, तो ये प्रविशेषण हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं काल से संबंधित, कि काल के आधार पर क्रिया के भेदों को उदाहरण से ही समझाइए। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है। अब भूतकालिक क्रिया में देखेंगे क्रिया का वह रूप जिसे बीते समय में कार्य करने का बोध होता है। जैसे वह विदेश चला गया भूतकाल। वर्तमानकालिक जिसमें वर्तमान समय में काम करने का बोध होता है, वह पढ़ रहा है। और भविष्यकालिक क्रिया जिसमें भविष्य में कोई आने वाले समय में काम करने का बोध होता है, जैसे वह जयपुर जाएगी। ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। 5वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को समझाइए। वेरी मोस्ट कहूंगा मैं इसको, और पूछा जा सकता है। ये 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक को आपको उदाहरण से समझा देना है। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है और क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक, उत्तर आ रहा है, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कर्म हो गया। और सकर्मक क्रिया में जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव फल कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि कर्म होता ही नहीं है। तो अकर्मक क्रिया जैसे बालक रोता है, वह हंसता है, चिड़िया उड़ती है, सूर्य उदय होता है, ये सब अकर्मक क्रिया, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। क्या करेंगे भाई, यहाँ देखो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको थोड़ा सही कर लें। ये हेडिंग होगी अपनी अकर्मक क्रिया। ठीक है। फिर आगे देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों को बताना है।
तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक व कृदंत। एक एक को देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया 2 भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं से मिलकर बनती है संयुक्त क्रिया, जैसे बैठ गया, बैठना और जाना। इसी प्रकार देखिए आगे, नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कोई प्रत्यय जुड़ जाता है। नाम धातु क्रिया जैसे हाथ है, हाथ से बन गया हथियाना, बात से बतियाना। प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता कोई काम खुद नहीं करता, दूसरे से करवाता, उसको प्रेरित करता है। सरपंच ने तालाब बनवाया, अगर सरपंच ने तालाब बनाया तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। बनवाया किससे पता चल रहा है अपने को? बनवाया से। और पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ करके सो गया, तो यहां पढ़ कर लगा होता है। पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा शब्द आएगा आपके? कर। और कृदंत क्रिया, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनती है वो कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल से चलना, या क्रिया की बजाय आप लिख लें धातु के अंत में, मूल धातु में कोई प्रत्यय लगा करके हम बनाते हैं। चल धातु है, चल से चलना, पढ़ से पढ़ना। 7वां प्रश्न देखिए, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण से ही समझाना है। तो 6 भेद हैं इसके: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। बहुत ही इजी है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पुरुषवाचक में जिन सर्वनामों का प्रयोग करने वाले, कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जा रही है के स्थान पे किया जाता है पुरुषवाचक। जैसे मैं पढ़ता हूं तो मैं यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में किसी निकट या दूर व्यक्ति की निश्चितता का बोध होता है, जैसे वह पेड़ है। अनिश्चयवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ की निश्चित सूचना नहीं मिलती, अनिश्चितता का बोध होता है, जैसे पानी में कुछ है। और संबंधवाचक, जो संबंध बताते हैं, यानी 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर के एक उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जिसका उसका, जो सो, जो जागत है सो पावत। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, निजवाचक। जैसे आप भला तो जग भला, यहाँ जो आप शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। 8वां प्रश्न, संज्ञा के भेदों को अपने को समझाना है कि संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। 3 भेदों को समझाना: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। तो जिस संज्ञा शब्द से एक ही वस्तु, एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आगरा, रमेश, भारत, हिमालय। जातिवाचक संज्ञा, जिससे संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों की जाति का बोध होता है, लड़का, गाय, आदमी, पुस्तक। और भाववाचक में प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव का बोध होता है, मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, प्रेम, ईर्ष्या, राग, द्वेष। और अंतिम प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, समझाइए। तो इसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? जो बात कर रहा है, यानी बोलने वाला या कहने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, जिससे बात कर रहा है, यानी जिससे बातें की जा रही है, वो मध्यम पुरुष। जैसे तुम, आप, तू। और जिसके बारे में बात की जा रही, वो आदमी है ही नहीं, थर्ड पर्सन है, तो वहां पर हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, ये। तो ये लघुतरात्मक प्रश्न थे 2-2 अंक के। शेष व्याकरण के टॉपिक को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।